हम भारतेंदु युग पढ़ रहे हैं। इससे हिंदी साहित्य के इतिहास का आधुनिक काल जिसे कहा जाता है। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। आगे हम भारतेंदु युग शुरू करते हैं। परिचय देख लेते हैं इस युग का। हिंदी साहित्य के इतिहास में 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के कालखंड को भारतेंदु युग कहा जाता है। गौरतलब है कि 1850 ईस्वी से हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की शुरुआत होती है, जो आज तक चल रहा है। आधुनिक युग को कई उपखंडों में बांटा गया है, जिनमें से पहला भारतेंदु युग है। यह हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला युग है, जिसका नामकरण किसी रचनाकार के नाम पर हुआ है। वस्तुतः भारतेंदु का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनके नाम पर ही इस युग का नाम रखा गया। भारतेंदु का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ। भारतेंदु ने कई प्रबंध तथा कई मुक्तक कविताएं रचीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाटक, निबंध, रंगमंच आदि विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई। किस किस पर? नाटक, निबंध और रंगमंच। मतलब नाटक, निबंध और रंगमंच पर उन्होंने और भी रचनाएं लिखी। पत्रकारिता के क्षेत्र में भारतेंदु ने कवि वचन सुधा, कौन कौन से पत्र निकाले वो भी बता रखा है। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन आदि पत्र चलाकर प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड की परंपरा को कायम रखा। हिंदी का पहला पत्र बोला जाता है उदंत मार्तंड को। और इसके भारतेंदु ने जो निकाले थे वो है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन। इसको आगे चलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। आगे पढ़ते हैं। भारतेंदु ने गद्य में भी विविध विधाओं की शुरुआत की। उन्होंने उन सभी आवश्यक विषयों पर लिखा जिनसे नव जागरण का आधार तैयार हुआ। भारतेंदु का प्रभाव उस युग के सभी साहित्यकार पर ही नहीं बल्कि बाद के साहित्यकारों पर भी पड़ा। आगे देखते हैं भारतेंदु युग का नामकरण देख लेते हैं हम। किसी युग का नामकरण दो आधारों पर किया जा सकता है। पहला आधार तो यह हो सकता है कि उस युग की प्रमुख प्रवृत्ति पर युग का नामकरण किया जाए, जैसे भक्तिकाल या रीतिकाल। दूसरा आधार यह हो सकता है कि उस युग का नाम किसी ऐसे व्यक्तित्व के नाम पर रखा जाए जिसने उस युग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। भारतेंदु युग के नामकरण का यही दूसरा आधार है। तो हमारे किस आधार पर हम नामकरण कर सकते हैं? पहला तो उस युग की प्रवृत्तियों के आधार पर, और दूसरा ऐसा कोई व्यक्तित्व हो जिसने अपने युग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, तो उनके नाम पर रख सकते हैं। तो भारतेंदु का जो है, भारतेंदु ने अपने साहित्य लिखने में उनका व्यक्तित्व ऐसा था, दिख रहा था कि उनके नाम पर ही इस युग का नाम रखा गया, भारतेंदु युग। तो दूसरा आधार ही है भारतेंदु युग नामकरण करने के पीछे। इसका कारण यह है कि भारतेंदु ने स्वयं तो विभिन्न विधाओं में अत्यधिक रचनाएं की ही, साथ ही अपने समूह भारतेंदु मंडल को प्रेरित करके तत्कालीन हिंदी साहित्य को गति और समुचित दिशा प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। और उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी वो हम देख लेते हैं। 1857 के बाद महारानी विक्टोरिया का भारत पर अधिकार हो गया और 1900 कब हुआ था महारानी विक्टोरिया का अधिकार? तो 1857 के बाद हुआ था। सन 1900 ईस्वी तक आते आते ब्रिटिश सरकार ने कई सुधार कार्य किए, लेकिन वे बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे। कई लोगों को सरकार द्वारा कल्याणकारी कदम उठाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीय जनता को अंग्रेजी राज्य के औपनिवेशिक हितों के विषय में पता चला। इस तरह 1857 से 1885 तक आगे देख लेते हैं हम। ब्रिटिश सरकार के स्पष्ट स्वरूप के विषय में एक द्वंद्व की स्थिति रही। इसलिए इस युग की कविता में जहाँ राष्ट्रभक्ति के स्वर मिलते हैं, वहीं राजभक्ति की भावनाएं भी मिलती हैं। आगे देखते हैं हम। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के परिचय से 19वीं शताब्दी में भारत में नवजागरण की लहर आई, जिससे भारत में प्रत्येक क्षेत्र में बुद्धिवाद, मानवतावाद, विवेक, सहिष्णुता, न्यायप्रियता एवं व्यक्तित्व को महत्व दिया जाने लगा। तो इससे पहले नवजागरण की लहर आने से पहले इन चीज़ों को मतलब महत्व नहीं दिया जाता था, और जब नवजागरण की लहर आई 19वीं शताब्दी में भारत में, तो उसके बाद में प्रत्येक क्षेत्र में बुद्धिवाद, मानवतावाद और विवेक, सहिष्णुता, न्यायप्रियता एवं व्यक्तित्ववाद को महत्व दिया जाने लगा। इस युग में ना तो रीतिकालीन राजाश्रय था
और ना ही रीतिवादी मानसिकता थी। तो रीतिकाल को मतलब मानसिकता थी क्या, श्रृंगार परक थी, तो उसे छोड़ दिया गया और यहाँ पे नवजागरण की जो है मानसिकता सबके अंदर आई। तो यहाँ पर ना रीतिकालीन राजाश्रय रह गया था और ना ही रीतिवादी मानसिकता रह गई थी लोगों के अंदर। अतः इस काल में जो कविता लिखी गई उसमें देश समाज की चिंता प्रमुख थी। क्या था, तो देश और समाज की चिंता को प्रमुख माना गया। आगे देख लेते हैं हम। भारतेंदु युग से हिंदी साहित्य में आधुनिकता का उदय होता है। किस युग से होता है आधुनिकता का उदय, ये याद रखना है आपको। भारतेंदु युग से आधुनिकता एक वैचारिक दृष्टिकोण है जो ईश्वर की जगह मानव को तथा आस्था की जगह तर्क को केंद्र में रखती है। आधुनिकता वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास रखती है। तो किसमें रखती है विश्वास, आधुनिकता हमारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास रखती है एवं कोरी भावुकता का निषेध करती है। इसलिए आधुनिकता के दौर में जो साहित्य लिखा गया वह लौकिक जीवन की चिंता करता है। तो लौकिक जीवन की चिंता करता है मतलब जिस हम रह रहे हैं ये लौकिक जीवन है, इसकी चिंता करता है। इस युग में ईश्वर की धारणा व्यक्तिगत आस्था के रूप में स्वीकृत होती है। आगे देखते हैं हम। साहित्य या कलाओं में उसका चित्रण प्रासंगिक नहीं रह जाता। आगे देखते हैं। आधुनिकता नवजागरण का परिणाम थी। तो आधुनिकता हमारा किसका परिणाम थी, नवजागरण का परिणाम थी। नवजागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा थी जो मनुष्य के संपूर्ण एवं संश्लिष्ट रूप की खोज हुआ उसका परिष्कार करना चाहती थी। संपूर्ण मनुष्य की यह परिकल्पना भारतीय नवजागरण का केंद्र बनी। तो ये दो जात संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न हुई। ये एक कथन भी है किसी आलोचक का कि आधुनिकता जातीय संस्कृतियों की टकराहट थी। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये रामविलास शर्मा का कथन मुझे लग रहा है। आगे देखते हैं। भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ हैं, भावगत विशेषताएं देख लेते हैं साहित्यिक प्रवृत्तियों में उनकी। तो भारतेंदु युग की जो प्रवृत्तियाँ वो आप याद रखना। तो भावगत विशेषताओं में आएगा अंतर विरोधों का साहित्य। अंतर विरोधों के साहित्य में हम पढ़ लेते हैं। भारतेंदु काल की कविता अंतर विरोधी मूल्यों की कविता है और यह अंतर विरोध समाज की संरचना के भीतर से आया है। उस समय अंग्रेजी संस्कृति और भारतीय संस्कृति के दो विरोधी मूल्यों का मिलन हो रहा था, आगे जिससे तनाव की स्थिति पैदा की। यह तनाव कविता में भी कई स्तरों पर व्यक्त होता है, जैसे राजभक्ति बनाम राजविरोध। इसमें राजभक्ति बनाम राजविरोध, राजभक्ति बनाम राष्ट्रभक्ति, ठीक है, भक्ति श्रृंगार बनाम जन सामान्य की समस्याएं, ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली। समय मतलब अंतर्विरोध चल रहा था राजभक्ति और राज विरोध में चल रहा था, राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति में विरोध चल रहा था, श्रृंगार और भक्ति में विरोध चल रहा था। वहीं ब्रजभाषा और खड़ी बोली इन दोनों में मतलब आपस में देखा जा रहा था कि क्या करें। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ बनकर चल रही थी उस समय। आगे देखते हैं हम। राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति क्या था इसमें, ठीक है। तो भारतेंदु युग के प्रारंभ के कवियों में ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति के भाव थे। अब राजभक्ति क्या है और राष्ट्रभक्ति क्या है ये हम देख रहे हैं। तो भारतेंदु युग के प्रारंभ में जो कवि थे उनमें ब्रिटिश सरकार के प्रति क्या था, राजभक्ति के भाव थे, ठीक है। इसका कारण यह था कि प्रारंभ में वे साम्राज्यवादी सरकार के स्वार्थ को स्पष्ट रूप से समझ नहीं सके। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुधार अवश्य किए, परंतु ऐसा करने के पीछे उनकी सदिच्छा नहीं थी, जिसे आरंभिक दौर में ब्रिटिश सरकार का सही रूप स्पष्ट न हो सका। इसलिए आगे देखते हैं हम। इस युग में जहाँ महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा के भाव मिलते हैं वहीं राष्ट्र प्रेम भी मिलता है। जैसे पूरी अम्मी की कटोरियाँ सी चिरजियो सदा विक्टोरिया रानी, अंग्रेज राज सुख साथ सजे सब भारी, पैदन विदेश चली जात यहाँ अति ख्वारी। ये किसकी पंक्ति है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। अम्मी मतलब यहाँ पे अमृत से लिया गया, वर्ड मीनिंग्स भी कुछ कुछ याद रखने होते हैं आपको। अम्मी की कटोरिया सी वाला, ये जो दूसरी पंक्ति है ये भारतेंदु की है। आगे देख लेते हैं हम। समस्याओं पर आधुनिक चिंतन करने वाले कवियों के पास तत्कालीन तनावपूर्ण स्थितियों से उभरने का कोई साधन नहीं है, इसलिए वे भारत की दुर्दशा पर आंसू बहाने को विवश हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं वो इस पे इसी आंसू बहाने पर जो भारत की दुर्दशा पर आंसू बहाने की विवश है। तो इसमें क्या पंक्ति लिखी और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कि भारत की दुर्दशा को देखकर रोबहु सब मिली के आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई।
तो ये भारत दूरदर्शन नाटक से ली गई पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आगे देख लेते हैं हम तीसरी प्रवृत्ति है इसकी श्रृंगारिकता की चेतना। पहला था अंतर्विरोधों का जो भी सामंजस्य था, हमने पहली विशेषता देखी थी ये भागवत विशेषता में अंतर्विरोधों का साहित्य। दूसरी थी हमारी राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति। आगे है हमारी तीसरी क्या है, श्रृंगारिकता की चेतना। तो इस काल में आधुनिकता की चेतना के बावजूद रीतिकालीन प्रभाव पूरी तरह छोड़ा नहीं जा सका। अतः कहीं कहीं शुद्ध श्रृंगार के दर्शन भारतेंदु युग की कविताओं में होते हैं, जैसे पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती। ये हमारी किसकी, तो ये भारतेंदु की ही पंक्ति है। आगे हम पढ़ते हैं, कहीं कहीं पर यह श्रृंगार भक्ति के साथ जुड़कर भी आया है, अर्थात भक्ति व श्रृंगार का समन्वय हुआ है। आगे पढ़ते हैं, जय जय हरि राधा रसकेली तरनी तनुजा तट इकंत पे बाहु बाहु में मेली। ये तरनी तनुजा तो ये हमारा किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये तो यमुना के लिए प्रयोग किया गया है। यमुना इसके पर्यायवाची शब्द भी है। आगे पढ़ते हैं हम, भक्ति भावना। चौथी हमारी प्रवृत्ति क्या है, तो भक्ति भावना है आधुनिक काल की भागवत विशेषताओं में। भक्ति भावना यह भक्ति के निर्गुण व सगुण दोनों रूपों में उपलब्ध होते हैं। यहाँ भक्ति का एक और व्यापक रूप उपलब्ध होता है जिसे स्वदेशानुराग समन्वित भक्ति कहते हैं, अर्थात ईश्वर की भक्ति का उद्देश्य देश की समस्याओं को सुलझाना हो गया। अब हम पढ़ते हैं, इसमें एक पंक्ति दे रखी जो प्रताप नारायण मिश्र की है। हम पढ़ते हैं, हम आरत भारत वासिन पे अब दीन दयाल दया करिए, प्रभु हो पुनि भूतल अवतारिये, अपने या प्यारे भारत के पुनि दुख दरिद्र हरिये। ये राधा कृष्ण दास की पंक्ति है। और जो ऊपर वाली है, हम आरत भारत वासिन पे दीन दयाल दया करिए, ये प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। ठीक है, तो आगे हम 5वीं इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं, समस्या पूर्ति। ठीक है, तो समस्या पूर्ति हम देखते हैं, इस युग में कविता वर्धनी सभा तथा रसिक समाज जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई। कौन कौन सी, कविता वर्धनी सभा और रसिक समाज जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई, जहां कवियों की गोष्ठियां होती थी। क्या होती, कवियों की गोष्ठियां होती थी तथा नए कवियों को प्रोत्साहन दिया जाता था। इस परंपरा में एक विषय तय किया जाता था और उसकी अंतिम पंक्ति तय होती थी। इसे ये देखना, इसमें समस्या पूर्ति पंक्ति तय की जाती थी, जिससे कि जो कवि होते थे उनको उसी पंक्ति के ऊपर कविता बनानी होती थी। तो हम आगे देखते हैं, विभिन्न कवि अपनी प्रतिभा से उससे पहले की पंक्तियाँ लिखते थे। आशु लेखन की इस पद्धति को ही समस्या पूर्ति कहा गया है। आशु लेखन को होता है कि तुरंत जो कविता लिख दे, आशु लेखन कहा जाता है उसे। तो उसी की समस्या पूर्ति कहा गया है, जो इस समय की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। स्वयं भारतेंदु ने अपनी कविता वर्धनी सभा के माध्यम से समस्या पूर्ति को प्रोत्साहित किया। स्वयं भारतेंदु द्वारा रचित एक प्रसिद्ध समस्या पूर्ति है, पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती। ये श्रृंगारिक मतलब पंक्ति है इनकी, और ये एक समस्या पूर्ति भी है इनकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आगे देखते हैं, इसी प्रकार चौधरी बद्रीनाथ प्रेमधन की एक समस्या पूर्ति उस दौर में अत्यंत प्रसिद्ध हुई, जो इस प्रकार है। हम देख लेते हैं इनकी भी समस्या पूर्ति क्या है। बगिया बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम अहो, विथा बारी वृथा बरसाइए ना, चित चैत्य की चांदनी चाहा भरी, चर्चा चलीबे की चलाइए ना। अब ये पंक्ति जो समस्या पूर्ति किस पंक्ति से की गई थी, चर्चा चलीबे की चलाइए ना, इस पंक्ति से ये पूरी उन्होंने समस्या पूर्ति के आधार पर ये पूरी पंक्ति उन्होंने लिखी थी प्रेमधन ने। आगे हम देखते हैं, आमतौर पर समस्या पूर्तियाँ श्रृंगार जैसे रीतिवादी विषयों पर लिखी गईं, किंतु कुछ कवियों ने आधुनिक विषयों पर भी इनका प्रयोग किया। उदाहरण के लिए प्रताप नारायण मिश्र की एक प्रसिद्ध समस्या पूर्ति की पंक्ति है। तो प्रताप नारायण मिश्र जी की समस्या पूर्ति देख लेते हैं। सरसू लिए जात अंग्रेजा, हम केवल लेक्चरर के तेज। सर्वसु लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चरर के तेज। गौरव कलह की समस्या पूर्ति भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग में भी कुछ मात्रा में लिखी गई, हालांकि इनकी मात्रा काफ़ी कम हो गई थी। द्विवेदी युग में तो कुछ समस्या पूर्तियाँ खड़ी बोली में भी लिखी गई, हालांकि उनकी विषय वस्तु प्राय रीतिवादी रही। छायावाद आते आते हिंदी साहित्य से यह
परंपरा समाप्त हो गई। आज भी कुछ कवि सम्मेलनों या मंचीय कविता के क्षेत्र में ऐसे प्रयोग कहीं कहीं दिख जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। सामाजिक समस्याओं का चित्रण। इस युग का काव्य कौन सा है? हमारे छठे पे आ गए हम। छठी इसकी विशेषता है जो सामाजिक समस्याओं का चित्रण। इस युग का काव्य जन जीवन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? तो जन जीवन से जुड़ा है, हमारे जीवन से जुड़ा है। अतः इसमें नारी शिक्षा, विधवा समस्या, बाल विवाह, ठीक है, क्या है, बाल विवाह, धार्मिक संकीर्णता जैसे विषयों की ओर कवियों की दृष्टि गई। इन कवियों ने समाज में फैली विकृतियों पर चोट करके समाज में नई चेतना पैदा की। जैसे प्रताप नारायण मिश्र की ये पंक्ति देख लेते हैं, बाल विधवा संबंध मतलब रिलेटेड है। कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की। तो करे जो मतलब कलेजा, नहीं मतलब डरता है, हाँ दुख होता है उसे। अब हम भारतेंदु युग की जो है शिल्पगत विशेषता देखेंगे। इसमें है काव्य रूप, कि इसका काव्य रूप कैसा था। तो इस युग में मूल रूप से मुक्तक काव्य की रचना हुई। कौन से की? मुक्तक काव्य लिखे गए सबसे ज़्यादा। कुछ प्रबंध काव्य भी मिलते हैं, जैसे प्रेमघन कृत जीर्ण जनपद। जीर्ण जनपद कैसा है? तो प्रबंध काव्य है। इसके अतिरिक्त प्रगीत, मुक्तक, लोकगीत तथा मुकरियाँ भी मिलती हैं। प्रगीत, मुक्तक और लोकगीत, मुकरियाँ भी मिलती हैं। मुकरी का उदाहरण है, मुकरी देख लेते हैं हम। सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी आप पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों से की साजन नहीं अंग्रेजी। ये क्या है? एक मुकरी है भारतेंदु जी हरिश्चंद्र की। भाषा देख लेते हैं। काव्यगत विशेषताओं में दूसरी विशेषता है भाषा। भारतेंदु युग के कवियों की अधिकतर रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। ब्रज भाषा में लोक कोमल कांत पदावली होने के कारण इस काल के कवि उसका मोह छोड़ नहीं सके। इस समय के गद्य साहित्य में खड़ी बोली का सफल प्रयोग हुआ, किंतु काव्य में उसे विशेष सफलता नहीं मिली। भाषा के संदर्भ में भारतेंदु का मत था, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान के बिना रहत हीन के हीन। तो यह अपनी भाषा के, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा के उन्होंने बताया है कि अंग्रेजी पढ़ के सब जो प्रवीण तो हो जाते हैं, लेकिन अपनी भाषा के बिना, ज्ञान के बिना वो हीन के हीन ही रहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं छंद, इनकी विशेषता है जो तीसरी विशेषता है काव्य रूप में छंद। तो भारतेंदु युग की कविताओं में दोहा, चौपाई, हरिगीतिका, कविता आदि परंपरागत छंदों के अतिरिक्त लावनी, कजली व होली छंदों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से है? दोहा, चौपाई, हरिगीतिका, कवित्त और अतिरिक्त लावनी, कजली व होली छंदों का प्रयोग हुआ है। आगे हम इनकी अलंकार योजना देख लेते हैं। चौथी विशेषता है इनकी शिल्पगत में अलंकार। यह कविता जन सामान्य की समस्याओं से सीधी जुड़ती है, इसलिए अलंकारों की सजावट पर ध्यान नहीं देती, किंतु अर्थालंकारों का जहाँ भी प्रयोग हुआ है वह सफल है। अर्थालंकारों का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। आगे देख लेते हैं हम भारतेंदु युगीन साहित्य में जिंदा दिली क्या है, ये देख लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं इनकी विशेषताओं का। जिंदा दिली या जीवंतता भारतेंदु युगीन साहित्य की एक विभेदक विशेषता है। इस 1000 वर्ष के हिंदी साहित्य इतिहास में जितनी जीवंतता इस काल में दिखाई पड़ती है, उतनी किसी और युग में नहीं। मध्यकाल और आधुनिक काल के संक्रमण बिंदु पर, किस पर? मध्यकाल और आधुनिक काल के संक्रमण बिंदु पर खड़े इन कवियों ने संक्रमण की इस पीड़ा को काफ़ी हद तक अपनी जिंदा दिली से ही झेला और उससे संघर्ष किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और चौधरी प्रेमघन जैसे लेखक विशेष तौर पर जिंदा दिली के लिए विख्यात रहे। आगे देख लेते हैं हम। जिंदा दिली की पहली पहचान है अपने व्यक्तित्व के प्रति सम्मान का भाव और हीनता ग्रंथि की पूर्ण अनुपस्थिति। जो व्यक्ति ऐसे आत्मविश्वास से युक्त होता है वह अपनी निजता का अकुंठ संप्रेषण करता है। यह विशेषता मध्यकाल के कवियों में कम दिखती है, क्योंकि भक्ति कवि प्राय ईश्वर के समक्ष अपनी लघुता के बोध से भरे होते हैं। जैसे सूर कहते हैं, मेरी कौन गति ब्रजनाथ, तो तुलसी कहते हैं, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो। तो ऋतिक काल के कवि अपने राजाओं और सामंतों के सामने खुद को छोटा समझते हैं और घनाने जैसे एकाध कवि में ही व्यक्तिकता नजर आती है, किंतु उसकी जैसी स्पष्ट अभिव्यक्ति भारतेंदु युग में हुई वैसी कहीं और नहीं। भारतेंदु कहते हैं, सीधेन सो सीधे महाबाके हम बकाने हो, हरिश्चंद्र नगद दामाद अभिमानी के, कहेंगे सब ही नैन नीर भरी भरी पीछे,
प्यारे हरिश्चंद्र की कहानी रह जाएगी। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ हैं। आगे हम देख लेते हैं। इसी प्रकार प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं, हम में कुछ अवगुण भी हैं तो सुनिए। जन्म हमारा फागुन में हुआ है और होली की पैदाइश प्रसिद्ध है। कभी कोई हंसी कर बैठे तो क्षमा कीजिएगा। आगे पढ़ते हैं हम। हास्य व्यंग्य की प्रचुरता जिंदा दिली का दूसरा लक्षण है। तो भारतेंदु युग में हास्य व्यंग्य भी था। तो हास्य व्यंग्य की प्रचुरता जिंदा दिली का दूसरा लक्षण है। इस युग में हास्य व्यंग्य का जितना प्रयोग हुआ वह हिंदी साहित्य की किसी भी अन्य युग से मात्रा और गुणवत्ता में अधिक है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। जो पढ़त वक्य पढ़त पढ़त व्यय सो मरत व्यय, जो ना पढ़त व्यय सो भी मरत व्यय, तो फिर दंतक टाकट किम कर्तव्य। तो आगे ये देख लेते हैं हम। जो पढ़ते हैं वो मरता है, जो नहीं पढ़ता वो भी मरता है। तो फिर ये मतलब उस ऐसे ही ये पंक्ति दे रखी है इन्होंने। समस्या पूर्ति का प्रयोग भी एक अर्थ में जिंदा दिली का प्रमाण है। यह सही है कि समस्या पूर्ति रीतिवादी मानसिकता को अभिव्यक्त करती है, किंतु यह तो मानना ही होगा कि इस परंपरा में प्रतिस्पर्धा, चुहल और मस्ती का जो भाव दिखता है उसका भी विशेष मूल्य है। चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन की यह समस्या पूर्ति जीवन से भरी नजर आती है। आगे देख लेते हैं हम। बगिया बसंत बसेरो हियो, बसिए ते ही त्याग तपाइए ना। दिन काम को तुहल के बिन जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम अहावित, बारी वृथा बरसाइए ना। चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चली हुई चलाइए ना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। स्पष्ट है कि भारतेंदु युग अपनी मूल प्रकृति में जिंदा दिली का युग है। इन रचनाकारों ने अपने दौर के सामाजिक सांस्कृतिक संक्रमण को चिंता के तौर पर नहीं बल्कि चुनौती के रूप में लिया है। चूँकि यह युग आधुनिकता के आगमन का युग था, इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि इस युग में व्यक्तिगता और निजता का सम्मान बढ़े। इन्हीं सब बातों ने मिलकर इस युग के साहित्य को जिंदा दिली से भर दिया। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनका साहित्य हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम भारतेंदु युग का डीपली अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम पूरे आधुनिक काल का डीपली अध्ययन करेंगे। और भी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है पूरा हम धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। पहले हम आधुनिक काल का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में और युग देखेंगे और गद्य विदाई भी देखेंगे बाद में। तो ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद।